राज्य की नीति डीपीएसपी, वो हम आगे कंप्लीट करेंगे डीपीएसपी। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर और संवैधानिक नैतिकता। ये टॉपिक है, हम देख लेते हैं। ये है, ठीक है, शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। भारत के नीति निर्देशक तत्व पूर्व स्वतंत्रता संदर्भ, उद्देश्य और स्रोत भाग। चार्टर एक्ट 13 1928 प्राथमिक शिक्षा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सप्रू रिपोर्ट। राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 36 से 51 तक। ये सब वही चीजें हैं, हम क्यों इसे दोबारा पढ़ेंगे। तो राज्य की परिभाषा है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियां। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियां उन्नत। समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायतों को शक्तियां प्रदान करेगा। 41 कुछ विशेष दशाओं जैसे बुढ़ापे, बीमारी या अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता आदि पाने का अधिकार। न्यायोचित कार्य और महिलाओं को निःशुल्क प्रसव सहायता। न्यायोचित होगा या न्यायोचित होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आर्टिकल ठीक है। उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। उद्योग उपक्रम के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। न्यायोचित होगा, न्यायोचित का कोई अर्थ नहीं होता। वैसे समान नागरिक संहिता 44 में। और फिर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 46 में ST SC और दुर्बल वर्गों का हित। 47 में पोषण स्तर एवं जीवन स्तरों को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। और कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संबंधी। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों में वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पृथक्करण है, याद रखिएगा। 51 में भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय तांत्रिक विषय के बारे में। वही हमने पढ़ा है, इसमें सारी चीज़ हमने पढ़ाई। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, यही पढ़ लिया है कि ये न्यायोचित नहीं है, न्यायोग्य नहीं है। तत्वों का महत्व क्या है, ये पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह तत्व न्याय योग्य नहीं है और राज्य पर कानूनी बाध्यता आरोपित नहीं करते हैं। किंतु अनुच्छेद 37 के अनुसार यह शासन में निहित मूलभूत तत्व है, अतः इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार यह तत्व राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है। गौरतलब है कि संविधान लागू होते समय इन्हें विधिक रूप से बाध्यकारी बनाना संभव नहीं था,
क्योंकि देश के पास सीमित संसाधन थे, फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह घोषणा की कि सामान्यतः सरकारें उनकी उपेक्षा नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इनमें कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है और प्रत्येक 5 वर्ष पर सरकारों को जनता के सामने देना होगा। नीति निषेध तत्वों का महत्व। नीति निषेध तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में थाया गया और सामाजिक लोकतंत्र। याद रखिएगा, नीति निषेध तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निषेध तत्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इन तत्वों के माध्यम से देश में अच्छे शासन की स्थापना की जा सकती है। यह राज्य के जिनका पालन करने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। ग्रैंडर ऑस्टिन ने इन्हें सामाजिक क्रांति का दस्ता कहा। नीति निषेध तत्व राज्य को उत्कर्ष के पथ पर ले जाने के लिए असीमित अवसर प्रदान करते हैं। ये तत्व नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों को नई भूमिकाओं के सृजन का भी अवसर प्रदान करते हैं। केटी शाह का मानना था कि ये तत्व ऐसे ब्लैंक चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। उद्देश्य में वाणिज्य, न्याय और समानता जैसे आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का व्यापक उल्लेख आवश्यक था। अर्थात राज्य को क्या करना चाहिए इसका वर्णन किया जाना आवश्यक था, जबकि मूल अधिकारों के रूप में राज्य के कर्तव्यों पर पहले ही निबंधनों का वर्णन किया जा चुका है। इस प्रकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलकर एक सीमित और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो राष्ट्रीय मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्रोत्साहित करना और प्रतिष्ठित सुविधा और अवसरों की समानता को समाप्त करने का प्रयास करना। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व सामाजिक, आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियाँ। स्त्री दोनों हेतु आजीविका के समान अवसर का अधिकार होना चाहिए। ए में है। बी में उत्पादन के साधनों का ऐसा वितरण हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो सके, अर्थात संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो सके। अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। पुरुष और स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की क्षमता और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग रोका जाए। अर्थव्यवस्था के काम के लिए करना चाहिए क्षमता के प्रतिकूल हो। ऐसे में बच्चों के स्वस्थ एवं बुद्धिमानी विकास का अवसर, पोषण से आर्थिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा। समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों का प्रावधान करना। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में इससे संबंधित प्रस्ताव के संथानम द्वारा लाया गया था, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा इसका विरोध किया गया था। कुछ विशेष दशाओं जैसे बुढ़ापे में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 लोक उपक्रम के
प्रबंधन से श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। संविधान के इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। गैर सरकारी समितियों के शैक्षिक गठन, परिचालन, नियंत्रण और प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। समान सेवा संहिता की बात करते हैं। बालकों को 14 वर्ष की आयु। ये अनुच्छेद 45 में है जो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। ठीक है। 21A में है वो, 21A में है ना शिक्षा का वो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। अनुच्छेद 47 लोगों के आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेय तथा अन्य हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का परिषेध करने के लिए कदम उठाना है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ये वही चीजें हैं, इसी में से निकाल कर हमने क्या किया, मूल कर्तव्य बना दिया, जो जोड़ दिया है। अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु कदम उठाना। न्यायपालिका यह कार्नवालिस कोड पर आधारित विचारधारा है। इसे हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित किया गया। शांति व सुरक्षा का प्रयत्न। राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि में योगदान करे। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देना। समान सिविल संहिता। समान नागरिक संहिता का अर्थ है सभी नागरिकों के उनके सार्वजनिक आचरण के लिए नियम एक समान होने चाहिए। समान नागरिक संहिता का अर्थ है उनके सार्वजनिक जीवन के लिए सभी सार्वजनिक आचरण के लिए नियम एक समान होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन के नियमों से आशय उन नियमों से है जो पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार आदि। समान नागरिक संहिता का अर्थ सभी नागरिकों के उनके सार्वजनिक आचरण के लिए नियम एक समान होने चाहिए। यूसीसी का क्या मतलब होता है? सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण करने से संबंधित नियम समान होने चाहिए। सार्वजनिक नियम के जीवन के नियमों से आशय उन नियमों से है जो पूरे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण। संपत्ति का उत्तराधिकार आदि। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण के नियम एक समान होने चाहिए। सार्वजनिक आचरण के अंतर्गत व्यक्ति के भौतिक जीवन से संबंधित आचरण के वे नियम शामिल हैं जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, भरण पोषण इत्यादि। वर्तमान समय में आचरण के ये नियम धर्म तथा प्रथाओं पर आधारित होने के कारण भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। महत्व यह समतामूलक समाज के अधिकारों के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की
अपेक्षा नहीं की जा सकती। है ना। इस प्रकार यह समता का एक अंश है। यह प्रत्येक नागरिकों को तर्कपूर्ण और प्रगतिशील मान्यताओं के आधार पर आचरण करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को सभ्य बनाता है। यह सभ्य समाज की स्थापना में सहायक है, क्योंकि यह समाज को रूढ़िगत बंधनों से मुक्त करता है और वैज्ञानिक और तार्किक मान्यताओं के आधार पर समाज की स्थापना करता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। भारतीय समाज में लिंग आधारित असमानता और अन्याय की परिस्थितियां विद्यमान रही हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार इस बात की घोषणा करते हैं, किंतु जब तक राज्य उसके लिए उपयुक्त कानून एवं नीतियां बनाएगा, तब तक लिंग आधारित न्याय एवं समता करना असंगत है। समान सिविल संहिता इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। चुनौतियां लोगों में प्रायः जागरूकता का अभाव रहा है, अतः लोग इसकी उपयोगिता को समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। यही कारण है कि इसके निर्माण के लिए लोगों की पहल का अभाव है और कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। समान नागरिक संहिता के निर्माण को लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं की गई थी। ऐसे में इन आदर्शों का प्रकटीकरण केवल संविधान सभा की चर्चा तक ही सीमित था। संसद ने संहिता के निर्माण के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। वर्तमान समय में आचरण के नियम धर्म तथा प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम की भांति कार्य करता है, अतः लोग अजागरूकता के कारण इसका विरोध करते हैं। धर्म के व्याख्याकारों के द्वारा धर्म की उदार व्याख्या के बजाय धर्म की संकीर्ण और कट्टर व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, अतः वह संहिता के निर्माण का विरोध करते हैं। उपाय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए और उनको यह समझाने के प्रयास किए जाने चाहिए कि संहिता का निर्माण भौतिक जीवन के लिए एवं धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा। धर्म की उदार व्याख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। लोगों के बीच और विभिन्न समुदायों के बीच सर्वसम्मति विकसित की जानी चाहिए। संहिता का निर्माण समाज और राष्ट्र के हित में है, अतः राजनीतिक दलों को संकीर्णता का त्याग कर सर्वसम्मति से इसके निर्माण के लिए पहल करनी चाहिए। प्रमुख बात: मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि तलाक के बाद पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है और यह अधिकार धर्म की मान्यताओं पर आधारित नहीं है, अर्थात यह सभी धर्म की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की कि वह समान नागरिक संहिता के लिए पहल करे, किंतु संसद ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द करने के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम निर्मित किया और इस्लाम धर्म की महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण पाने से वंचित कर दिया। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार निर्देश दिया। सीमा बनाम अश्विनी केस। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार को सभी विवाहों के पंजीकरण का प्रबंध करना चाहिए। सरकार को सायरा बानो बनाम भारत संघ केस। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तलाक ए बिदअत को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण।
गांधीवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन और उदारवादी बौद्धिक दर्शन। क्या क्या फैक्टर्स हैं अभी हम यही देख लेते हैं। ये है, ठीक है। 40, 43, 43, 20, 46, 47, 48। क्या है? गाँव की पंचायतों का संगठन। 43 में है सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। ये क्या है? ये गांधीवादी है। ये गांधीयन फिलॉसफी है ना, गांधीयन फिलॉसफी सोशलॉजी। ये गांधी का है। ये सामाजिक दर्शन है और ये उदारवादी है। बात करते हैं सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन। स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों अनुच्छेद 38 जनता का कल्याण। 39 राज्य द्वारा अपनाने योग्य नीतियों का अनुसरण। 39 है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। काम की न्यायसंगत और मानवोचित तथा सहायता का उपबंध। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान। इसी जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हेतु का समर्थन। पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। 46 दोनों में 47 अनुच्छेद 43 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये उदारवादी। समान नागरिक संहिता और पंथ निरपेक्षता। समान नागरिक संहिता पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। पंथ निरपेक्षता राज्य की विशेषता है, जिसके अनुसार राज्य किसी धर्म की मान्यताओं के अनुसार आचरण नहीं करेगा। वही समान सिविल संहिता भौतिक जीवन के लिए अच्छे आचरण के लिए निर्मित किए जाने वाले नियमों का समूह है जो तर्क पर आधारित होता है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 25 अर्थात धर्म की स्वतंत्रता।
तथा धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करता, क्योंकि यह संहिता भौतिक जीवन के आचरण से जुड़ी है, जैसे संपत्ति का प्रयोग, विवाह, तलाक आदि। जबकि धर्म पूजा, प्रार्थना, समाज इत्यादि गतिविधियों से संबंधित है और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अतः समान सिविल संहिता का धर्म से कोई सरोकार नहीं है। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों के मध्य विवाद। दोनों के मध्य प्रारंभ से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, किंतु 1970 के दशक में न्यायालय और अब दोनों में कोई विवाद नहीं है। प्रारंभ में विवाद का मुख्य कारण श्रेष्ठ का दृष्टिकोण था, दोनों माना जाए या वरीयता दी जाए। दोनों के विवादों को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोयराजन केस 1951। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों को नीति निषेधक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। नीति निषेधक तत्व मूल अधिकारों के सहायक के रूप में रहेंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां और 25वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 25वां संविधान संशोधन 1971। इसके माध्यम से संविधान में 31 अनुच्छेद के द्वारा दो प्रावधान जोड़े गए। 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को अनुच्छेद 14 1931 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। 25वां संविधान सन 1971। इसके माध्यम से संविधान 14 और 19 के ऊपर किसको वरीयता दी गई है? 29B और C नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त अनुच्छेद के खंड 2 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निषेध तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द करने के लिए संसद को 42वें संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन मतलब ये प्रोसेस चल ही रहा है। हम आगे देखते हैं कि हाँ अभी क्या है, इसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। नीति निषेध तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, किंतु राज्य निरंकुश शक्तियों का प्रयोग न कर सके, इसलिए मूल अधिकार राज्य पर सिद्ध करते हैं। इस प्रकार दोनों संयुक्त रूप से कल्याणकारी राज्य की स्थापना में योगदान देते हैं। इसलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरक है। केविन ऑस्टिन ने भी कहा कि दोनों संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा को निरूपित करते हैं। मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। संविधान ने दोनों के मध्य एक संतुलन की स्थापना की है जो संविधान की आधारशिला है। अधिकार और नीति निषेध तत्व के मध्य अंतर। मौलिक अधिकार निहित है और ये करते हैं और राज्य को है ना, जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता और सुरक्षित हो सके। इन अधिकारों को न्यायिक रूप से प्रायोगी बनाया गया है और यदि इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्तियों को कानूनी उपाय लेने का अधिकार होता है। दूसरी ओर राज्य के नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भाग 4 में वर्णित हैं, जो समाज के कल्याण और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति
न्याय की प्राप्ति के प्रति राज्य के निर्माण को संदर्भित करते हैं। ये न्यायिक रूप से प्रयोग नहीं होते, लेकिन ये सरकार के लिए नैतिक आदर्श होते हैं। ये सरकार वह न्यायसंगत और समान भारतीय समाज की दिशा में कार्य कर सके। मूल कर्तव्य की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है संरक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1973 कर्तव्य 2002 में 6 से 14 वर्ष है ना। यह नैतिक रूप से बाध्यकारी है, परंतु कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, अर्थात इसके उल्लंघन के आधार पर न्यायालय मूल कर्तव्य की प्रकृति की बात करते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, किंतु यह नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह प्रकृति में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन पर दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए कानून से बाध्यता रखते हैं। महत्व की बात करते हैं। मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को सभ्य आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है और सभ्य नागरिक के रूप में भूमिका निभा सकता है। मूल कर्तव्य सभ्य समाज की स्थापना में सहायक हैं, क्योंकि इन कर्तव्यों के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव और सौहार्द की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील मान्यताओं के आधार पर एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध। अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं और यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। दूसरी ओर कर्तव्य समाज और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के दायित्वों, जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हैं। एक अच्छे समाज की कल्पना और कर्तव्य के मध्य संतुलन के अभाव में नहीं की जा सकती है, अतः दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन बना है इसे, ठीक है। अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं और यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं। दूसरी ओर कर्तव्य समाज और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के दायित्व, जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हैं। एक अच्छे समाज की कल्पना अधिकार और संतुलन के अभाव में नहीं की जा सकती, तथा दोनों परस्पर संबंधित हैं। हेराल्ड लास्की का मानना है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं, अर्थात समान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। किसी एक के अभाव में दूसरा अर्थहीन हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों को जोड़ने पर बल दिया है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य प्रभावी रूप से तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक नागरिकों को इसके प्रति जागरूक न बनाया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में उनकी सूचना की जाए। क्या मूल कर्तव्यों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए? मूल कर्तव्यों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए यह विचार प्रकट किया जाता है कि इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देना चाहिए। गौरतलब है कि कानूनी बाध्यता होने से इनके पालन की संभावनाएं अवश्य बढ़ेंगी, किंतु इसे अच्छा दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। कर्तव्यों का पालन वस्तुतः स्वप्रेरणा से होना चाहिए, अतः अधिक अच्छा होगा कि शिक्षण व्यवस्था में सुधारों के माध्यम से इन कर्तव्यों को नागरिकों की जीवन शैली का अंग बनाया जाए। जे.एस. वर्मा समिति का मानना था कि शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से मूल कर्तव्यों की शिक्षा देने के प्रावधानों का समावेश होना चाहिए। संविधान संशोधन।
संविधान एक जीवन दस्तावेज है और उसकी प्रासंगिकता व उपयोगिता बनाए रखने के लिए उसका परिवर्तन और उत्पादन की आवश्यकता होती है। यही कार्य संविधान संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान में संशोधन की व्यापक प्रक्रिया अपनाई गई है। यह न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की भांति कठोर। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन करना अत्यंत सरल है। साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम संविधान है जिसे 3/4 राज्यों के समर्थन के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि हम संविधान को अधिक कठोर नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसमें सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और आवश्यक सुधार नहीं हो सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम संविधान को अधिक लचीला भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि इससे संविधान संशोधन के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए संविधान संशोधन के लिए मध्य मार्ग का अनुसरण किया गया है। केटी वीयर का मानना है कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान में संशोधन या परिवर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार से ही संभव है। इससे संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती और जिसे संशोधन की संज्ञा दी जाती है अनुच्छेद 68 का वर्णन है। इसके सबसे लचीला प्रावधान है जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में नहीं है। इसे साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। राज्यों का निर्माण, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन एवं साधन और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ये तीनों संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। ठीक है। विशेष बहुमत द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। उदाहरण के लिए मूल अधिकार राजनीति, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत द्वारा न्यूनतम आधार, अगर इसमें कुछ करना है, उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रावधान कुछ करना है, इसमें 7वें अनुसूची 4थी अनुसूची में करना है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद को है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, यद्यपि अधिकार सीमित है। संविधान संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह कार्यकारी विधेयक या निजी विधेयक कोई भी हो सकता है। सरकारी विधेयक या निजी विधेयक कोई भी हो सकता है। इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती क्योंकि ऐसे विधेयक का दोनों सदनों द्वारा बिना एक दूसरे के प्रभाव से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। मतलब इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। जब संसद से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तब ना तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति रोक सकता है, ना इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। मूल अधिकारों में संशोधन। आधारभूत ढांचा की अवधारणा का विकास। आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास मूल अधिकारों में संशोधन के विवाद से संबंधित है। विवाद के घटनाक्रम और इस अवधारणा के विकास को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं तो हम इतना नहीं पढ़ते, हम सीधा पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। हमारे साथ संविधान संशोधन 1976 में होता है। फिर मामला है आधारभूत ढांचे। यहाँ थे मेन चीज आता है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे करते उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे की
संकल्पना थी, किंतु इसे परिभाषित नहीं किया और ना ही उन आधारों की घोषणा की जिसके आधार पर संविधान की किसी विशेषता को आधारभूत ढांचा घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने मात्र समय समय पर विभिन्न निर्णय के माध्यम से आधारभूत ढांचे के स्वरूप में संविधान की कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया है। जैसे न्यायालय ने निम्नलिखित विशेषताओं को संघीय प्रकृति एवं संसदीय प्रणाली, अंतर्निरपेक्षता, विधि का शासन और न्याय का प्राकृतिक नियम। क्या इतना ही है? क्वेश्चन अगर पूछ लिया यूपीएससी ने तो कैसे बताओगे? और भी लिस्ट में है कुछ। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रतिपादन गूट के द्वारा किया गया। संविधान या भारत में संवैधानिक नैतिकता का सर्वप्रथम प्रयोग संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इसका भाव यह था कि संविधान के प्रति ही सर्वोच्च श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा न करने पर संवैधानिक नैतिकता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। वर्तमान समय में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि संविधान का पालन संविधान की आत्मा और उसके दर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की आत्मा उद्देश्य का प्रावधानों में अंतर्निहित है। उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग लिटमस टेस्ट की भांति किया है, जिससे विवादों का उचित व तर्कसंगत समाधान किया जा सके। समलैंगिक अधिकारों के संरक्षण, आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, निजता के अधिकार की व्याख्या इत्यादि न्यायालय के निर्णय संवैधानिक नैतिकता पर ही आधारित हैं या रहे हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया। इसे सबरीमाला केस भी कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर में प्रबंधन कमेटी ने 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया था। इस मामले में इसे चुनौती दी गई। प्रवेश मंदिर प्रबंधन का तर्क था कि अनुच्छेद 26 उसे धर्म के मामले के प्रबंधन का अधिकार देता है और यह उसका मूल अधिकार है, किंतु न्यायालय ने इसे समता के दर्शन के विरुद्ध माना, अर्थात संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध माना और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाई। इससे संबंधित कुछ है ना, ये परिवर्तन निरसन तीनों चीजें हैं। 24 में क्वेश्चन है, तीनों चीजें हैं, परिवर्धन निरसन और एक शब्द निरसन। इसके देखो, अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ही समझ सकते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं समझ ही नहीं पाओगे आप। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन से हैं, देख सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इससे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग है ना 31 क्वेश्चन। छोटा सा है लेकिन 31 क्वेश्चन है, तो एक बार देख ही लेते हैं। हम देख रहे हैं तो बस ये है क्या, भाग 4 बता से पहला है ना, ठीक है, ये हो गया। बाद में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण किसमें है? बी। 22 में क्वेश्चन बना है, देखो। क्या किसी संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है? नहीं, हमने इसे तो पढ़ा ही नहीं कभी, अभी नहीं पढ़े। तो जैसे सही क्या, जब ये गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब बी सही है, बी आंसर है। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, बात सही क्या है इसमें। भारतीय संविधान के जो है ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। गलत है गुरु। भारत के संविधान में
ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है। धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, बी या ए? मुझे बी लग रहा है, बी का। यहाँ पे देखते हैं संविधान शायद ए है या बी, बी बी बी। और फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य की विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं। गलत है, पहला गलत है। किसी पर निर्बंध है, वो तो एक तरीके का उनके लिए काम करते हैं। या तो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। चढ़ते हैं इन तत्वों में जरा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है। गलत। रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? एक मिनट, ये ऊपर पता नहीं, मुझे लगता है अभी मैं नहीं पढ़ा था। सब गलत है। केवल कह रहा है कि लोकसभा में ही नहीं, गलत है गुरु। एक है यदि ऐसा संशोधन चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो उस संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। सभी राज्यों नहीं होता गुरु, जी आंसर आएगा। साथ संबंधित है ए। देश के शासन के लिए आधारभूत है, ये है ना आधारभूत तरीके से, ये हम देख सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी क्वेश्चन है। गांधीवादी सिद्धांत से भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता एक नहीं है गुरु, एक नहीं है। जब एक नहीं है तो ये भी नहीं है, भी है। ये तो उदारवादी है, सिंपल सी बात है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। ये भारतीय संविधान में द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों इसे निम्नलिखित में से क्या है? निषेध संस्कृति एवं समृद्धि विधायक की रचना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा। ये तो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यकलापों से सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता का प्रयत्न करना, भी नहीं है, टू नहीं है, सी। ये कहीं पढ़ाई नहीं है। निम्नलिखित में शामिल है मादक एवं केवल दो है। ये तो आर्टिकल वो है यार, 22 और 23 में है ना। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ये डालेगा पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। ये सब डाल सकते हैं यार इसमें। दो 2007 में क्वेश्चन है, 1 मिनट 15% 2009 में, अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा है? ए रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। और देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जान लगा दिए थे यार, मैं क्या करूँ, जान लगा दिए थे, कुछ बचा ही नहीं था। 73 में संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पंचायती राज की वो बात की तो बात है। विधान परिषद में तो कुछ नहीं, तो अंतर करते थे, चौथा गलत होते ही क्वेश्चन आ गया। 95 संवैधानिक नैतिकता 21 में क्वेश्चन है कि जड़ संविधान में ही नहीं थे और इसके अतिरिक्त तत्व फलकों पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत के प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से व्याख्या कीजिए। न्यायिक निर्णय बताना चाहते हैं ना संवैधानिक नैतिकता के बारे में। संविधान का संशोधन और इसे आध्यात्मिक सत्य के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। चर्चा कीजिए कि वो कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देश रोकते हैं, मतलब यूसीसी के लिए वही सारी चीजें हैं। मूल संरचना हमने ये देख लिया है। अब हमारे पास एक लास्ट में बचता है ये वाला कॉन्सेप्ट। 1 मिनट कंप्लीट ही कर देते हैं जो भी इसमें लगेगा, है ना। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास विनियामक एवं सामाजिक संस्थाएं क्या क्या है? संवैधानिक सुधार, संविधान की सारी चीजें, ये सांविधिक संस्थाएं जो वैसे संस्थाएं। संवैधानिक सुधार रेगुलेटिंग एक्ट ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इंग्लैंड की संसद ने यह अधिनियम तब पास किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के मानने के सामने ऋण के लिए आवेदन किया था। फिर ये है, चलो जो भी है देखते हैं। संसद की मंशा यह थी कि कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जाए, इसलिए निम्नलिखित विधियां बनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की संख्या घटाई गई, शेयर धारकों
का मताधिकार 1,000 पाउंड के धारकों तक सीमित रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को केंद्रीकृत करने के लिए गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय परिषद के सहयोग से बहुमत के आधार पर काम करना था। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार करती थी। गवर्नर जनरल को कोई विधि बनाने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना होता था। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की विफलता के बाद ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम का निर्माण किया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अन्य गवर्नरों के ऊपर बढ़त दी गई। अब वह अधीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण कर सकता था। गवर्नर जनरल के परिषद में अब 3 सदस्य ही रहे और निर्णय बहुमत के आधार पर तय हुआ। इस अधिनियम के कारण कंपनी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ और इसके साथ ही शासन में केंद्रीकरण बढ़ा। चार्टर एक्ट 1813 की बात है। इस एक्ट के तहत कंपनी को अगले 20 वर्षों का शासनाधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार की अनुमति जारी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वह धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करे। चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी का शासनाधिकार 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं। महत्व इसका क्या था, हम यही कंटेंट अलग थोड़े तरीके से देख रहे हैं। बाद में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। प्रथम वारेन हेस्टिंग्स थे। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन हो गए और 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें उच्चतम न्यायालय का कॉन्सेप्ट कहीं है नहीं, ये याद रखिएगा। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। द्वैध शासन का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामले देखने लगे। फिर चार्टर अधिनियम 1813 का कंपनी का भारत में एक है ना व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान 13 में। शिक्षा के लिए है ना। तैंतीस में क्या है, पूर्ण केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 35 में भैया हो कंपनी के व्यापारिक पूर्णता समाप्त। सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास 33 में। फिर आएगा 53 का एक्ट, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति और खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। भारत शासन अधिनियम
1858। 1857 के विद्रोह के बाद पारित था ना। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। प्रथम लॉर्ड कैनिंग बने। भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम विभागीय प्रणाली को मान्यता मिली। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ये ठीक है। तो फिर क्या है परिषद अधिनियम 92। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसलिए अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहली बार प्रांतीय सिविल सेवा का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 को माल्टा मेट्रो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1919 का जो सुधार था इसमें थोड़ा सा कैसे पड़ा है, इसको मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाई और के लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श से गवर्नर द्वारा लिया जाता था। विषय जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था आदि हस्तांतरित विषयों पर निर्णय भारतीय मंत्री के परामर्श से गवर्नर द्वारा लिया जाता था, जो विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। अधिनियम के तहत अखिल भारतीय सेवा को मान्यता प्रदान की गई। स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार भी हुआ। महालेखा परीक्षक की शक्ति में विस्तार किया गया। भारत में भर्ती परीक्षा कराने या आयोग बनाने का निर्णय भी इस अधिनियम में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की पद्धति की शुरुआत की गई। 3 सूचियों के अनुसार संघ, राज्य और समुद्री सूची का प्रांतीय सिविल सेवा, संघीय न्यायालय आदि की स्थापना इसी अधिनियम द्वारा किया गया। जनसंख्या के लगभग 10% हिस्से को मतदान देने का अधिकार दिया गया। सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, जिसमें 320 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित
जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित तो होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें निर्वाचित तथा 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित की जानी थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। क्वेश्चन बना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेनेगल नरसिंह राव थे। याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप। संविधान सभा का यह कहकर आलोचना की गई कि यह भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी और इसमें मात्र एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, साइमन आदि ने इसी आधार पर संविधान सभा की आलोचना की, किंतु यह आलोचना तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती। संविधान सभा अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व करती थी। के संतानम का कहना था कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। कांग्रेस ने संविधान सभा में 208 सीटें प्राप्त थी, जिनमें से 29 अनुसूचित जाति, 4 जनजाति, 3 पारसी, 3 ईसाई और 3 एंग्लो इंडियन शामिल थे। मुस्लिम लीग के जो सदस्य पाकिस्तान नहीं गए थे वह भी इसमें शामिल थे और सिख वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन संपन्न हुआ था। संविधान सभा में देश के सभी प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। 30 ऐसे सदस्यों को भी शामिल किया गया जो कांग्रेस से बाहर के सदस्य थे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आदि। कुछ 15 महिलाएं भी इसमें सदस्य थी। संविधान सभा का संप्रभु स्वरूप। संप्रभु स्वरूप की बात करते हैं। कुछ ब्रिटिश लेखकों के द्वारा यह आलोचना की गई कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। यह आलोचना तर्कसंगत नहीं। निश्चित रूप से संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अधीन हुआ था, किंतु इसके अतिरिक्त संविधान सभा अपनी गतिविधियों के पालन संविधान सभा को ही था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा का विघटन भी स्वयं संविधान सभा ही कर सकती थी। संविधान सभा तभी विघटित करी
जा सकती थी जब ऐसा प्रस्ताव संविधान सभा के सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता था। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा को संप्रभु मानते हुए कहा कि सरकारें राजपत्रों से निर्मित नहीं होती, वह जनता की अभिव्यक्ति होती हैं। हम भी यहाँ जनता की इच्छा के फलस्वरूप आए हैं और जहाँ तक जनता चाहेगी हम वहाँ तक जाएंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संविधान सभा को संप्रभु घोषित करते हुए इसकी तुलना फ्रांस के संविधान सभा से की है। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस की संविधान सभा के द्वारा गणतंत्र की घोषणा कर राजा ने इसे भंग करने का आदेश दिया, तब संविधान सभा ने राजा के आदेश को अस्वीकार कर दिया और घोषणा की कि यह संप्रभु है, क्योंकि इसका विघटन स्वयं सभा कर सकती है, राजा नहीं। विनियामक संस्थाएं। विनियमन के उद्देश्य से निर्मित की गई संस्थाएं विनियामक संस्थाएं कहलाती हैं। विनियमन का आशय है कठोर नियंत्रण के अधीन किसी विषय को संचालित करना, अर्थात विनियमन संस्थाओं के पास कार्यकारी, अर्धविधायी और अर्धन्यायिक शक्तियों का समावेश होता है। जैसे ट्राई है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरडा है, रियल एस्टेट है ना, रेरा है इत्यादि। महत्व। निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ने के साथ साथ सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों पर संयुक्त रूप से निष्पक्ष तरीके से नियंत्रण करने में इसने प्रभावी भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र या सेवा प्रदाताओं के द्वारा जनता के हितों की अवहेलना न हो सके, अतः ये उस पर विनियमन करते हैं। विधिक क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नियमों के अनुसार क्षेत्रों की गतिविधियों के संचालन में इन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई है। कमियां। ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती है, क्योंकि सरकार की तीनों शक्तियां कार्यकारी, विधायी और न्यायिक इनमें समाहित हैं। इस शक्तियों के केंद्रीकरण से निरंकुशता या शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है। विनियामक संस्थाएं निर्धारित क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाने में सफल रही हैं, जैसे दूरसंचार के क्षेत्र को विनियमित करने में ट्राई की भूमिका आदि। फिर भी ये संस्थाएं शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें, इसके लिए इन पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, जो निम्नलिखित है। संसद द्वारा इनके लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन, संसद के संदर्भ में चर्चा, तदर्थ संसदीय समितियां, स्थायी संसदीय समितियां, सांविधिक विधियां, न्यायिक पुनर्विलोकन। इस प्रकार ये पर्याप्त संसदीय और न्यायिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। भारतीय विनियमन संस्थाओं का अमेरिका के विनियामक संस्थाओं से तुलना। विनियामक संस्थाओं का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, किंतु अमेरिका में इन्हें शीर्ष विहीन संस्थाएं कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त होती हैं। इस प्रकार भारत की समय संस्थाएं अधिक स्वायत्त होती हैं। सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं जो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत गठित की जाती है, उन्हें सांविधिक संस्थाएं। मानवाधिकार, राज्य इत्यादि। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकारों को सामान्यतः मानवाधिकार कहते हैं, अर्थात ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधिकार और समानता, स्वतंत्रता का अधिकार। मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1948 में स्वीकार की गई। ये घोषणाएं भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से समाहित हैं। इन्हें उद्देश्य का मूल अधिकार, निरंतरत्व और मूल कर्तव्य के रूप में समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में ये सारी चीजें हैं। एक अध्यक्ष, 5 पूर्ण का 7% सदस्य। संरक्षण अधिनियम। संघ के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला के लिए जिला मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार रचना ये है।
और इन सदस्यों के अलावा इसकी बैठकों में बुलाए जाने वाले सदस्य ये हैं: महिला, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, ये सारी चीज़। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की योग्यता। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। जो सदस्य किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र का ज्ञान या अनुभव हो। एक महिला सदस्य। आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति का सदस्य अध्यक्ष, प्रधानमंत्री है ना। पुनर्नियुक्ति। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। हटाया जाना। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से जांच के पश्चात एक परामर्शी संस्था या मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में सरकार निम्नलिखित शिकायतें कर सकता है। मानवाधिकार की शिकायतें लोगों से प्राप्त करना। जेलों, बंदी गृहों, सुधार गृहों, संरक्षण गृहों इत्यादि का औचक निरीक्षण कर रहे लोगों की जीवन दशाओं में सुधार करना। जो मामले न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उनमें मानवाधिकार का विषय शामिल है, तो न्यायालय की सहमति से ऐसे विषय की जांच करना। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संबंधी पहलुओं की जांच करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहन देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में एनजीओ की भूमिका को प्रोत्साहन देना। मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए देश में परिवर्तन लाने की सिफारिश करना। देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य को सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक सिफारिश करना। समीक्षा। आयोग की भूमिका में निम्नलिखित सीमाएं उत्पन्न हुई हैं। हमें बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं। गठन के संचालन समिति 1964 में 2003 में केंद्र सरकार आयोग के सामाजिक दर्जा प्रदान किया गया। सामाजिक दर्जा संरचना एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को मुख्य सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। सदस्यों को सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री ये याद रखना। समिति में प्रधानमंत्री, भारत सरकार का गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है या 3 सदस्यीय समिति होती है। कार्यकाल 4 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। हटाया जाना। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से जांच कराने। लोकपाल एवं 2013 लोकपाल। इसके अंतर्गत केंद्र में लोकपाल का गठन और राज्य में लोकायुक्त के गठन का प्रावधान किया गया। संरचना। इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा को विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। उपयुक्त 4 सदस्यों की सिफारिश पर नियुक्ति विधि का जानकार। लोकपाल में न्यूनतम 50% न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के न्यूनतम 50% सदस्य। न्यूनतम आयु 50%, कभी 45%। वो जो भारत के न्यायमूर्ति रहा हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। पिछले दायरे में प्रधानमंत्री, सभी मंत्री
केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल नहीं हैं, याद रखिएगा बस। केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना। जो संस्थाएं 1 वर्ष से न्यूनतम 10 लाख विदेशी अनुदान प्राप्त करती हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना। यह सीबीआई को जांच का आदेश दे सकेगा और दागी संपत्ति को जब्त कर सकेगा। अब वादिया स्वयं किसी मामले में संज्ञान नहीं ले सकता। यह 7% रद्द करने का एक शिकायत प्रारूप है। यदि उसे नहीं अपनाया गया तो यह नहीं करेगा। यदि शिकायत प्रारंभिक जांच में गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को 1 वर्ष का कारावास और लगभग 1 लाख जुर्माना दोनों देना हो सकता है। धन्यवाद। लगभग हमने पूरी पॉलिटी खत्म कर ली है। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। और ये है 2024 में डी क्वेश्चन की बात ही है। ये भी 24 में आया है और ये ए से संबंधित है, ये डी से संबंधित है। क्वेश्चन बनता रहता है इसलिए। कथन 2 गलत है। ये है ना, क्वेश्चन बना है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। डी 1813 के संबंध क्वेश्चन हर साल आता है, 1 साल छोड़ के आता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद 17 में क्वेश्चन बना है, लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन से है, क्वेश्चन देखो 35, आंसर 35, 13 कुछ ही चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बनाया। अब हम तथापि मानवाधिकार आयोग के भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा बहुत योगदान दिया है, फिर भी वे शक्तिशाली और ताकतवर लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने में विफल रहे। ये वाक्य भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय संविधान की स्थापना के यही सारे फैक्टर थे। अब हमने अपना पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।